अब कहानी आगे बढ़ती है और गोरियों की राजधानी के बाहर एक सरकारी कार्यालय को दिखाते हैं। यहाँ संज्ञान के पिता चीफ की जाहो अपने दोस्त पाक बुलवा को बताते हैं कि उन्हें युआन से एक दासी का खत आया है जो उसकी बेटी के साथ ही थी जब उन्हें युआन ले जाया जा रहा था। दासी ने बताया है कि उसकी बेटी 10 साल पहले ही मर चुकी है। ये जानकर दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। तभी योमब्योंग सू साहूकारों का शिकायती पत्र लेकर आता है और बताता है कि लोग गुंडों की अवैध गतिविधियों से परेशान हैं, जिसमें सबसे ऊपर संज्ञान का नाम है। पाक बुलवा बताता है कि ये गैंग पोर्ट के आसपास रहता है। की जाहो अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे उन्हें पूछताछ के लिए पकड़ लें। अब दिखाते हैं संज्ञान और उसकी टीम को सरकारी कार्यालय पर बंधक बनाकर रखा हुआ है। की जाहो संज्ञान से पूछता है कि क्या उसे उसके अपराध का पता है, जिस पर वो विद्रोही रूप से कहती है कि उसे नहीं पता कि उन्हें क्यों पकड़ा गया। इस पर संज्ञान की पूरी टीम को डंडे मारे जाते हैं। पाक बुलवा कहता है कि देखो, जितना सुना था ये उससे भी ज्यादा सख्त जान है। की जाहो संज्ञान के पास जाकर फिर से वही सवाल पूछता है, जिसका संज्ञान उतना ही विद्रोही लेकिन गंभीरता से उत्तर देती है कि उसका दोष ये है कि उसने गरीब माता पिता के यहाँ जन्म लिया और एक ऐसे देश में जन्म लिया जो शक्तिहीन है, और ये भी कि वो खुद अपने बल पर जीवित रहने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा दोष है की जाहो जैसे नीच व्यक्ति से मिलना। शायद संज्ञान की जाहो को उसकी बेटी की याद दिलाती है और वो उन्हें आखिरी चेतावनी देकर रिहा कर देता है। बाहर निकलते समय योमब्योंग सू मिलता है, जो उन माँ बाप को पकड़ कर लाया है जिन्होंने अपनी बेटियों को छुपा रखा था ताकि वो युआन भेजे जाने से बच सके। संज्ञान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता चलता है कि योमब्योंग सू ने ये सब चीफ से बिना पूछे किया है। पाक बुलवा के पूछने पर वो बताता है कि वो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो सब मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगली सुबह संज्ञान की टीम का सदस्य बताता है कि उसने चीफ के यहाँ से पैसे की थैली चुराई थी। वो उसे फटकारती है कि हम लोग चोर नहीं है और गुस्से में भगा देती है। फिर वो थैली खाली करके जांच करती है, तभी एक अंगूठी गिरती है जो कि बिल्कुल उसकी अंगूठी जैसी है। थैली में उसे कुछ मिलता है जिस पर की जाहो लिखा है। संज्ञान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ के अंतिम क्षण याद आते हैं। वो समझ जाती है कि की जाहो ही उसके पिता है। अब वापस सरकारी कार्यालय को दिखाते हैं। वहाँ 5 दिन का सैनिक भर्ती परीक्षण चल रहा है। संज्ञान को यहाँ देख सब चौंक जाते हैं। संज्ञान अपनी युद्ध कला और तीरंदाजी के हुनर से की जाहो और पाक बुलवा को इतना प्रभावित करती है कि वो उसे एक अर्दली के तौर पर नौकरी पर रख लेते हैं। इस पर योमब्योंग सू आपत्ति जताता है, पर पाक बुलवा कहता है कि संज्ञान की काबिलियत तो बटालियन के कमांडर जितनी है, अर्दली तो शुरुआत है। अगले सीन में दिखाते हैं कि राजधानी केगोंग में सभी शाही लोग राजा वांग्यू के साथ पहला राजसी भोजन करने आए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वांग्यू अपने देश को मजबूत बनाने के लिए 11 आदेश जारी करता है, जैसे कि टैक्स और युआन को दिए जाने वाले भुगतान में भ्रष्टाचार करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। शाही लोगों की गैर कानूनी संपत्ति सरकारी खजाने में शामिल कर दी जाएगी। निजी सेनाओं की संख्या घटाकर आधी कर दी जाएगी। वह प्रणाली जो कुलीनों के पुत्रों को उपाधि और पद प्रदान करती थी, अब से समाप्त कर दी गई है। वांग्यू आखिरकार अपना देश बदल लेता है। जाहिर है उसके मंत्री असहमति जताते हैं और वे आदेश वापस लेने को कहते हैं, पर वांग्यू भड़क जाता है और अपनी सेना को बुला लेता है। फिर वो मंत्रियों द्वारा की गई सभी गैर कानूनी हरकतों के बारे में सबूत सहित जानकारी देता है और कहता है कि ये सबूत उन्हें सजा दिलवाने के लिए काफी हैं। अभी के लिए सारे मंत्री शांत होकर शर्म से वापस बैठ जाते हैं। अब वांगो को युआन के रॉयल काउंसलर योनचुल का संदेश मिलता है कि युआन के सम्राट के भाई को गोरियों में निर्वासित किया जा रहा है। ये पढ़ते ही वो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे वांग्यू को नीचे लाने के लिए एक तरकीब सूझती है। फिर दिखाते हैं कि कीजाहो अपने साथियों के साथ वांग्यू से मिलने राजमहल पहुंचता है। वांग्यू कीजाहो को युआन राजकुमार को इंजू पोर्ट से राजधानी केगोंग तक लाने का काम सौंपता है और बताता है कि राजकुमार पर अगर आंच भी आई तो उसकी सजा मौत होगी। फिर दिखाते हैं कि संज्ञान और वांग्यू एक दूसरे से मिलने से रह जाते हैं, क्योंकि संज्ञान को राजा के कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगला सीन युआन के शाही महल का है। यहाँ रॉयल काउंसलर योनचुल को उसके दोनों बेटे मिलने आते हैं। डांगीजे योनचुल को बताता है कि निर्वासित राजकुमार जल्द ही इंजू पहुंच जाएगा। योनचुल कहता है कि इंजू से गेगोंग के रास्ते में जो म्योबंग पहाड़ पड़ता है, वहीं राजकुमार को मौत के घाट उतारना ठीक होगा। वो इसकी जिम्मेदारी डांगीजे को सौंपता है, क्योंकि उसे गोरियों के चप्पे चप्पे की जानकारी है। योनचुल कहता है कि गोरियों में राजकुमार की मौत से वो राजकुमार के साथ साथ गोरियों पर भी कब्जा कर पाएंगे। इस छोटे से देश ने पूरे 30 साल से युआन की नाक में दम करके रखा है। आखिरकार उस बेकाम के राजकुमार की मौत काम आएगी। अगले पार्ट में देखेंगे कि योनचुल का प्लान कामयाब होता है या नहीं।